2024 का चुनाव कौन जीतेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी सभी संभावनाओं के बीच एक सबसे बड़ी संभावना जो जताई जा रही है वो नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर सवालिया निशान दाग रही है। ये सवाल आपको फिजूल या विपक्ष के द्वारा ख्याली पुलाव बनाने जैसा लग सकता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो 5 लोग जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और यही वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकते हुए नजर आएंगे। कौन है ये चेहरे और किन वजहों से मोदी के इस बार पीएम बनने की संभावनाएं कम हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जिन 5 चेहरों का जिक्र किया जा रहा है, इनके सामने 2 ऑप्शंस रहे होंगे। पहला, अपनी ही पार्टी बीजेपी को अंदर ही अंदर ये लोग अपने अपने राज्यों में नुकसान पहुंचाते, जिसका नतीजा होता कि बीजेपी की सीट्स कम होती जाती और सरकार बन जाती इंडिया गठबंधन की। और दूसरा ऑप्शन रहा होगा कि पार्टी के साथ धोखाधड़ी न की जाए, लेकिन अपने अपने राज्यों में जो सांसद चुनाव जीतें उन पर इस तरह शिकंजा कसा रहे कि चुनाव के परिणाम आने के बाद चाहकर भी ये सांसद नरेंद्र मोदी के साथ न जा पाएं। ये 5 लोग हैं योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी। ये लोकतंत्र है, यहाँ नेताओं के भी अपने अधिकार हैं। कोई नेता अपने बल पर सीएम बन पाया है और लगातार 3-3 बार सीएम चुना गया है, आप उसका राजनीतिक करियर एक झटके में खत्म कर देते हैं। जो शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ, सोचिए क्या वो अपनी ही पार्टी के अंदर चल रही तानाशाही का शिकार नहीं हुए हैं? अब सवाल ये है कि ये 5 लोग आखिर ऐसा क्या करेंगे कि एनडीए के बहुमत लाने की स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक एक करके इनके कारण जानने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 30 जून 2022। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बागी हुए 40 शिवसेना के विधायक मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में करवट ले रहा था और एक बड़ा बदलाव देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक करियर को तबाह करने दिल्ली से मुंबई रवाना हो चुका था। दिल्ली से ऐलान हुआ महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। ये ऐलान देवेंद्र फडणवीस को एक झटके में अर्श से फर्श तक लेकर आ गया। देवेंद्र फडणवीस एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपना दुखड़ा बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात जब चल रही थी तो उन्होंने मना करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे इस सरकार से बाहर ही रखा जाए। इसका कारण था, मुझे लगा कि लोगों के मन में मेरी छवि एक लालची नेता की बन जाती। जो कुछ समय पहले सीएम था वो अब सत्ता के लालच में डिप्टी सीएम बन गया है या मंत्री बन गया है। एक बात तो साफ हो जाती है कि देवेंद्र कोई मंत्री पद भी लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को बहलाने फुसलाने वाले उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार ही करना पड़ गया। सपोज कीजिए आप 100 बनाकर अपनी टीम को जिता देते हैं और अथॉरिटी हारी हुई टीम को ट्रॉफी दे दे और आपको एक नकली मेडल थमा दे, तो आप मेडल लेने से मना ही करेंगे। और पार्टी ने उनकी ये बात मान भी ली थी कि चलो आपको नहीं बनाते कुछ, लेकिन शपथ ग्रहण से एक दिन पहले उनका फोन 2 बार बजा और फोन के दूसरी तरफ 2 अलग अलग व्यक्ति थे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी फोन पर कहते हैं, एक नेता के रूप में आपको दुविधा हो सकती है, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के नेता आप हो और कोई सरकार बाहर से नहीं चलती। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकार चलाए ये हमें मंजूर नहीं है। ये सरकार सही से चलनी चाहिए। आपके पास अनुभव है और हम सबसे बड़ी पार्टी भी हैं। हमको इस सरकार को स्टीयर करना होगा और इसके लिए आपका रहना जरूरी है। फडणवीस ने थोड़ी निराशा के साथ इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। नरेंद्र मोदी को ना सुनने की आदत बचपन से ही नहीं है। वो जब अपने स्कूल में नाटकों में भाग लिया करते थे तो उस नाटक का मेन किरदार निभाना पसंद करते थे। कभी अगर मेन किरदार नहीं मिला तो नाटक से बाहर हो जाते थे। ऐसा था नरेंद्र मोदी का ईगो। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीट्स मिली थी। इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत माना जा रहा है, ऐसे में बीजेपी की सीट्स कम होने का अनुमान भी है। बीजेपी जो भी सीट्स जीत ले, 10, 5, 15 जो भी, देवेंद्र फडणवीस उन सांसदों को अपने पाले में रखने की कोशिश कर सकते हैं। नेताओं के करियर खत्म करने की इस फहरिस्त में अगले हैं नितिन गडकरी। साल 2019 की बात है, जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और सदन में गडकरी जी कह रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि सभी पार्टी के सांसद मानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है।
तब उनके इस बयान पर सोनिया गांधी ने अपनी टेबल थपथपाते हुए सहमति जताई। इसके एक साल और पीछे जाएं तो साल 2018 में सोनिया गांधी ने गडकरी के लिए प्रशंसा से भरा एक पत्र लिखा था। उन्होंने रायबरेली में उनके मंत्रालय के काम की तारीफ की थी। ऐसे कई मौके पिछले 10 सालों में आए जब ये साफ साफ देखा गया कि नितिन गडकरी की विपक्ष के नेता भी तारीफ करते रहे हैं, खासकर तब जब उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेना होता है। कई बार विपक्ष नितिन गडकरी को बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में पेश करता है जिनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संबंध अच्छे नहीं हैं। गडकरी की छवि ऐसे पेश की जाती है मानो उनके साथ बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाइंसाफी कर रहे हों। मैंने मजाक में कहा अभी पब्लिक मीटिंग में कि सब मेरा परिवार है, जो सही काम है वो सबका होगा, गलत काम अपने का नहीं होगा। और मैंने ये कहा कि जात पात की बात करोगे तो मैं ठोक दूंगा। मैं आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। लेकिन गडकरी की ये इमेज केवल विपक्ष के कारण नहीं बनी है। गडकरी के बयानों को भी इस इमेज को गढ़ने में इस्तेमाल किया गया है। नितिन गडकरी के इन बयानों पर गौर कीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि गडकरी कब से बस एक मौके के इंतजार में हैं। इन बयानों में वो आपको मोदी शाह को लपेटे हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूँ। जब मोदी आरक्षण पर राजनीति करते हैं और पिछड़ों को, दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं, तब गडकरी कहते हैं, इस देश में इंदिरा गांधी जैसी नेता भी थी, क्या उन्होंने कभी आरक्षण का सहारा लिया? आरक्षण देने का क्या फायदा जब नौकरियां ही नहीं हैं? फिर आया 24 दिसंबर 2018। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और 3 राज्यों में बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल जाने पर उन्होंने कहा था कि पार्टी के विधायक और सांसद अच्छा काम नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी के मुखिया की होती है। 2023 में गडकरी ने एक समारोह में कहा था, मैं देश में जैव ईंधन और वाटरशेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूं। अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं तो ठीक, नहीं तो वो मुझे वोट न दें। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं हूं। हमें राजनीति का मतलब समझने की जरूरत है। क्या ये समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? राजनीति महात्मा गांधी के जमाने से एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है। नितिन गडकरी ने कहा था कि मौजूदा सरकार फैसले लेने में देर करती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नितिन गडकरी के इन बयानों को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनके गए सालों में दिए गए सारे बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि गडकरी और बीजेपी आला कमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो टिके हुए हैं क्योंकि नितिन गडकरी को आरएसएस के पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है। साल 2009 में आरएसएस के सुझाव पर उन्हें महाराष्ट्र से दिल्ली भेजा गया था और वो पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए थे। उस समय से ही गडकरी बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में इंपॉर्टेंट रहे हैं। लेकिन साल 2022 में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की लिस्ट ने सबको हैरान कर दिया था। यहीं से चर्चा तेज हुई कि गडकरी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं है। गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था और गडकरी को बीजेपी ने अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से भी हटा दिया था। जब गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया तो इसे बीजेपी में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बढ़ती दूरियों के रूप में देखा जा रहा था, जो स्वाभाविक भी था। तब गडकरी ने कहा था, कभी भी इस्तेमाल करना और फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार किसी का हाथ थामा है तो फिर उसे अच्छे दिन हो या बुरे दिन, उसे लगातार थामे रहें। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। ये सारे बयान तो थे ही, लेकिन प्रमुख रूप से जिन बयानों के बाद उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाया गया था वो ये थे। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने वाले लोग सोचते हैं कि चंदे के बदले वो जो भी चाहेंगे अपनी मांग पूरी करवा लेंगे। चंदा देकर वो कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं बन जाते और इस तरह की सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। एक और वाकया ऐसा हुआ जब गडकरी ने अपने पसंदीदा नेता जवाहरलाल नेहरू को बताया था। बस फिर क्या होना था? इन बयानों के 3 हफ्ते बाद उन्हें संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। दरअसल नितिन गडकरी और अमित शाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे कभी नहीं रहे। नितिन गडकरी जब पार्टी अध्यक्ष थे तब वो अमित शाह को लेकर बहुत उदार नहीं थे।
यह किस्सा गडकरी के पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल का है। गडकरी महाराष्ट्र से उठकर अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उस समय अदालत के एक आदेश से अमित शाह गुजरात से बाहर दिल्ली में ही रह रहे थे। उन्हें गुजरात में एंट्री की मनाही थी। अमित शाह जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष गडकरी से मिलने जाते थे तो उन्हें घंटों घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। उस समय अमित शाह के बुरे दिन चल रहे थे। अपने बुरे दिनों में हुई अपनी बेइज्जती का बदला अमित शाह ने कुछ ऐसे लिया जिसका अंदाजा गडकरी को नहीं था। क्या आपने कभी सोचा, इतने बड़े नेता होने के बाद भी महाराष्ट्र का सीएम कभी भी गडकरी को नहीं बनाया गया? क्यों? बताता हूं। 2014 दिसंबर में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होना था, तब समय का चक्र घूम चुका था और बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे अमित शाह। मुख्यमंत्री की रेस में नितिन गडकरी सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अमित शाह को याद थी उनकी उपेक्षा और वो दफ्तर के बाहर घंटों घंटों का इंतजार। नतीजा ये हुआ कि गडकरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। गडकरी को धक्का तब और ज्यादा लगा जब नागपुर के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिन्हें वे अपने सामने राजनीतिक अनुभव के मामले में बच्चा मानते थे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये गाना गडकरी के राजनीतिक सफर को सरलता से बयां करता हुआ लगता है। कभी जिसको दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने संविधान बदल दिया, आज वही गडकरी न तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा हैं और न ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। जब गडकरी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात आई, उस वक्त तक पूर्ति समूह के घोटाले का मामला चर्चा में आ चुका था, जिसके सर्वे सर्वा गडकरी थे। हालांकि बाद में इस मामले में गडकरी के खिलाफ कुछ सामने तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सके। उस समय बीजेपी का ही एक धड़ा पूर्ति घोटाले को लेकर खबरें लीक किया करता था। ये वो लोग थे जो गडकरी को पसंद नहीं करते थे। अब आप अंदाजा लगा लो ये कौन लोग हो सकते हैं। ये तो बात हुई गडकरी और अमित शाह की। अब मोदी और गडकरी के बीच की पहेली सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद नितिन गडकरी संजय जोशी को बीजेपी में वापस लेकर आए थे। कभी बीजेपी प्रचारक के तौर पर मोदी और संजय जोशी की दोस्ती पक्की हुआ करती थी, जो एक वक्त आने पर राजनीतिक दुश्मनी में तब्दील होती चली गई। ऐसे में नितिन गडकरी ने संजय जोशी को 2012 में जब यूपी का चुनाव संयोजक बनाया तो नरेंद्र मोदी को यह कतई पसंद नहीं आया और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं आए। इसके बाद ही आया था 2012 का मुंबई अधिवेशन, जिसमें मोदी ने संजय जोशी के पार्टी से इस्तीफे की मांग रख दी थी। संजय जोशी तो दिल्ली से ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच गए, लेकिन मोदी को भी पहुंचना था मुंबई और वो अहमदाबाद से उदयपुर रवाना हो गए। आखिर में गडकरी को न चाहते हुए भी जोशी का इस्तीफा लेना पड़ गया। तभी मोदी उस अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे थे। अपनी बात मनवाने की जिद देखी आपने, ईगो देखा आपने। गडकरी और नरेंद्र मोदी के तल्ख संबंधों के बावजूद गडकरी अभी तक बीजेपी में क्यों हैं जानते हैं? संघ की वजह से। कई बड़े जानकार मानते हैं कि नितिन गडकरी को अगर 2024 में भी टिकट मिल गया है तो इसके पीछे संघ है। गडकरी को आरएसएस का करीबी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार के समय में भी गडकरी संघ के सबसे पसंदीदा हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी को 2019 में बहुमत नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री की रेस में नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे चल रहा था। इसे कई लोग तो संघ के प्लान बी के तौर पर भी देख रहे थे। 2024 का चुनाव ऐसे ही किसी सरकार के बनने की ओर जा सकता है, जिसका इंतजार एक लंबे वक्त से गडकरी कर रहे थे। उनके पास मौका हो सकता है, मौका 2024 के प्रधानमंत्री पद को कब्जाने का। अगले चेहरा हैं योगी आदित्यनाथ। 2014 में नरेंद्र मोदी ने आते ही बीजेपी के संविधान में 2 बड़े बदलाव किए। पहला, कोई भी चीफ मिनिस्टर 2 बार से ज्यादा सीएम नहीं रहेगा और 75 साल की एज के बाद नेता राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। इन 2 अहम नियमों का खामियाजा कई ऐसे नेताओं को भुगतना पड़ा जो अपने राज्यों में मेहनत करके अपने मुकाम पर पहुंचे थे। एक प्रधान का चुनाव लड़ना सबसे कठिन कामों में माना जाता है, लेकिन कोई आदमी लगातार 3 बार किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रहे और जनता खुद उसी के चेहरे पर वोट करके उसको जिताए तो किसमें ताकत है कि उसको नकार दे। सिवाय इनके ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का करियर खत्म कर दिया गया।
मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा ही हुआ। फिर ऐसा हुआ राजस्थान के 3 बार की सीएम वसुंधरा राजे के साथ। ऐसा हुआ कर्नाटका के 4 बार के बीएस येदियुरप्पा के साथ, छत्तीसगढ़ के लगातार 3 बार के सीएम रमन सिंह के साथ, त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देव के साथ और अब ऐसा होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन कोई आजकल की नहीं है। ये अनबन तब से है जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं। इस अनबन की वजह है मोदी और योगी के बीच समानता, और ये समानता ही असल वजह है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर नजर आते हैं। जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब खबरें कुछ ऐसी निकलकर बाहर आईं कि नरेंद्र मोदी की पसंद मनोज सिन्हा थे, न कि योगी आदित्यनाथ। एक किताब योगी आदित्यनाथ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है, आरएसएस के एक बड़े नेता का कहना था कि संघ की वजह से योगी मुख्यमंत्री बने, न कि मोदी और अमित शाह की वजह से। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से बिल्कुल अलग था। खट्टर और फडणवीस दोनों की कोई मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं थी। अब मार्च 2022 में एक यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई, जो दरअसल चुनावों के लिए नहीं बल्कि योगी मोदी के बीच रिश्तों में आई तल्खी के लिए आयोजित की गई थी। दोनों नेताओं के बीच गुस्सा काफी बढ़ रहा था, जिसकी एक वजह थी नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ कैबिनेट में अपना एक उम्मीदवार भेजना चाहते थे, जिससे योगी आदित्यनाथ की पैरवी की जा सके, उन पे नजर रखी जा सके। वो उम्मीदवार थे गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा। नरेंद्र मोदी चाहते थे अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ इनकार कर दिया था। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश 2022 में फिर से की गई, लेकिन आदित्यनाथ को लाने की कवायद किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुरू कर दी थी। उस वक्त वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थीं, उनके पास दोहरा प्रभार था। आनंदीबेन पटेल ने भोपाल की अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और वापस लखनऊ राजभवन पहुंच गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बंद कमरे में लंबी बैठक की। बेशक इस मुलाकात को ऑफिशियली शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सच ये है कि इस मीटिंग के बाद लखनऊ की राजनीति में तनाव दिखाई देने लगा। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं थी। इसके बाद आरएसएस के नेशनल डिप्यूटी चीफ दत्तात्रेय होसबले का अचानक लखनऊ आना होता है। उन्होंने आदित्यनाथ से मुलाकात की और यूपी कैबिनेट के कई सदस्यों के साथ कई विधायकों से योगी के बारे में उनकी राय भी ली। दिलचस्प बात यह है कि होसबले जिन जिन मंत्रियों और विधायकों से मिले, सब ने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आदित्यनाथ पर उपेक्षा का आरोप लगाया, यानी इग्नोर करने का आरोप। कुछ मंत्रियों ने कोविड की नाकामयाबी को दोहराते हुए कहा कि कैसे लोगों को ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के अलावा अस्पतालों में बेड्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनका मानना था कि नौकरशाहों को सारी पावर्स देना ही कारण है कि राज्य के कई हिस्सों में नदियों में या नदी के किनारों पर डेड बॉडीज तैर रही थीं। होसबले, जो आरएसएस हायरार्की में मोहन भागवत के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं और मोदी से अच्छे संबंधों के लिए जाने जाते हैं, लखनऊ में 3 दिन बिताने के बाद दिल्ली लौट जाते हैं। बाद में मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही बनाए जाते हैं, लेकिन एक बार राजनीतिक रिश्तों में आई खटास किसी बड़े बदलाव या बड़े बदले के साथ ही मिठास में बदल सकती है। शुक्रिया।